हेलो एवरीवन। हमने आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का पहला अध्याय पढ़ा, जो कि पहला अध्याय पद्य खंड से था और उसका नाम भी पद ही था, जो कि सूरदास के भ्रमर गीत से लिए हुए पद थे। उसमें गोपियों का विरह वर्णन और उद्धव का गोपियों को योग का संदेश देना और उसको गोपियों द्वारा नकारा जाना, ये सब सम्मिलित था। गोपियाँ किस तरह से राजधर्म बताती हैं, किस तरह से उद्धव पर व्यंग करती हैं, किस तरह से योग को नकार देती हैं और प्रेम को सर्वोपरि मानती हैं, ये हमने पढ़ा। आज हम आपके गद्य खंड का पहला अध्याय पढ़ेंगे, जो कि स्वयं प्रकाश जी का नेताजी का चश्मा है। स्वयं प्रकाश जी, आइए पहले देखते हैं स्वयं प्रकाश जी के बारे में कुछ जानते हैं। स्वयं प्रकाश का जन्म 1947 में इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश में है, हुआ था। वहाँ उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। पढ़ाई करके एक प्राइवेट संस्था में नौकरी की। ये नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। इन्होंने नौकरी कहाँ की थी? राजस्थान में, और इनका बचपन भी ज़्यादातर राजस्थान में बीता। फिलहाल इन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद वे भोपाल में रहते हैं और वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े। तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति आप समझ सकते हैं कि खुद ही इन्होंने सेवानिवृत्ति ले ली थी और वसुधा पत्रिका का संपादन से जुड़ गए थे। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। उनकी 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान उल्लेखनीय है। ये इनके जो कहानी संग्रह हैं, उसमें उल्लेखनीय कहानी संग्रह जो है वो यहाँ दिए गए हैं। और इनके कुछ उपन्यास भी बहुत फेमस हुए, जिनमें बीच में विनय और ईंधन, ये बहुत ही चर्चित उपन्यास हैं। उन्हें कौन कौन से सम्मान मिले? पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका है। मध्यवर्गीय जीवन के कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है, अर्थात एक जाति द्वारा दूसरी जातियों का शोषण के विरुद्ध इन्होंने आवाज़ उठाई है अपनी कहानियों में। हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार है। जैसे लिंग के आधार पर या संप्रदाय के अधिकार पर, जाति के अधिकार पर, स्त्री पुरुष के नाम पे जो भी शोषण होता है उसका इन्होंने खिलाफत किया है। रोचक किस्सा गोई शैली में लिखी गई इनकी कहानियाँ हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती हैं। रोचक किस्सा गोई यानी कहानी, एक जो भी कथाएं लिखते हैं वो एक किस्से नुमा लिखते हैं जो बहुत ही रोचक होता है। जैसे कोई हम कहानी सुनते हैं तो उसमें इंटरेस्ट आता है, उसमें कुछ रोचकता होती है। तो अगर कोई नीरस ढंग से कहानी सुनाता है तो हमारा मन नहीं लगता है। तो इनकी कहानियाँ कैसी हैं? किस्से कहानियों के आधार पर बहुत ही रोचक, रुचिपूर्ण है, जिसको सुनने में रुचि उत्पन्न होती है, उस तरह की शैली है इनकी। और ये इसलिए इतनी रोचक होती है कि ये हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती हैं। वाचिक यानी पढ़ने की परंपरा को समृद्धशाली बनाती हैं। जब हमें किसी चीज़ को पढ़ने में रुचि उत्पन्न होती है तो हम उसको पढ़ना चाहते हैं और मन से पढ़ते हैं, किसी और को बताते हैं वो भी पढ़ता है। तो ये इसलिए हमारी परंपरा को, वाचिक परंपरा को समृद्ध करती हैं। नेताजी का चश्मा, इस कहानी में क्या है कि इसमें बताया गया है कि देश क्या होता है। देश ऐसा नहीं है कि ये इतना क्षेत्रफल है, इतने दूर में घिरा भूभाग जो है यही देश होता है। इनके अनुसार, इस कहानी के अनुसार, उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से और इन सब से प्रेम करने तथा उनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम ही देश है और उसके प्रेम को देशभक्ति कहते हैं। नेताजी का चश्मा में कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश में करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित किया गया है तथा इसमें बड़े लोगों को ही नहीं, बच्चों के भी योगदान को सम्मिलित किया गया है, जो कि इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी यह कहती है कि देश के निर्माण में सिर्फ बड़े लोग ही नहीं, आप जैसे बच्चे भी पूरी तरह सहयोग करते हैं अपने अपने हिसाब से। तो आइए देखते हैं इस कहानी में क्या है।
हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कोई हालदार साहब हैं जिनको हर 15 दिन पर कंपनी के काम से, जैसे जिस कंपनी में वो काम करते हैं उस कंपनी के काम से उस कस्बे से गुजरना पड़ता है। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाज़ार कहा जा सके वैसा एक ही बाज़ार था। अर्थात जिसे पक्का मकान कहा जा सके, पहले कच्चे मकान बनते थे उस ज़माने में, तो पक्के मकान जैसे आजकल जिस मकानों में हम रहते हैं ईंट और सीमेंट के, उन्हें पक्का मकान कहा जाता था। तो ऐसे उस कस्बा बहुत छोटा था तो उसमें ऐसे कुछ ही मकान थे जिन्हें पक्का मकान कहा जा सके, और मार्केट के नाम पे सिर्फ एक ही मार्केट था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल और एक लड़कियों का स्कूल था। सिर्फ कस्बे में 2 ही स्कूल थे जिनमें एक गर्ल्स था एक बॉयज़ था। एक सीमेंट का छोटा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और 1-2 नगर पालिका भी थी। नगर पालिका भी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कभी सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका ने के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यही कहानी उस प्रतिमा के बारे में है। यह कहानी बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। अब आपको समझ में आया कहानी किसकी है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो संगमरमर का एक प्रतिमा लगा था उसी पर यह कहानी पूरी तरह आधारित है। बल्कि यूँ कहें कि पूरे उस घटना पे नहीं, बल्कि उसके एक छोटे से हिस्से के बारे में यह कहानी है। तो अब आपको पूरा समझ में आ गया कि कहानी किसके बारे में होगी, कैसी होगी। अब आइए आगे स्टार्ट करते हैं। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा, और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा, और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। यह मूर्ति कैसे बनी? मूर्ति बनवाने का निर्णय तो ले लिया गया, लेकिन देश में उस अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी, देश में अच्छे मूर्तिकार कहाँ हैं, यह जानकारी उस बोर्ड को नहीं थी जो कि मूर्ति बनवाने का निर्णय ले चुका था, या तो उन्हें लागत का अनुमान नहीं था कि एक अच्छी मूर्ति बनवाने में, आदमकद मूर्ति बनवाने में कितनी लागत लगती है। बजट उनका नहीं वो पारित हो पा रहा था कि कितने बजट में आएगी, उनको लागत का अनुमान नहीं था। इस कारण जिस बोर्ड ने यह निर्णय लिया था उसी की शासनावधि में यह काम पूरा हो जाए, क्योंकि पहले ही बहुत समय बर्बाद हो चुका था ऊहापोह की स्थिति में कि कितना समय लगेगा, कौन मूर्तिकार बनाएगा, और यहाँ से वहाँ लेटर भेजना, जैसे सरकारी कामों में लेट लतीफ़ी होती है उस तरह के काम में काफ़ी समय बर्बाद हो चुका था। तो उसी बोर्ड के शासनावधि में उसकी शासनावधि ही न ख़त्म हो जाए, उसका कार्यकाल ही न ख़त्म हो जाए, उसके पहले ही बन जाए, इसी चक्कर में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर दे दिया गया कि वह मूर्ति का निर्माण कर दे, और जो वहाँ एक इकलौता हाई स्कूल था उसके इकलौते ड्राइंग मास्टर को ही यह काम सौंप दिया गया कि जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे कि 1 महीने में हम मूर्ति बनाकर तैयार कर देंगे। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और गमसीन फौजी वर्दी में। मूर्ति कैसी थी ये वर्णन है। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा वगैरह नारे याद आने लगते थे। इसी दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था।
ये जो मूर्ति बनकर तैयार हुई थी वो देखने में बहुत सुंदर लग रही थी और लग रही थी कि नेताजी की ही मूर्ति है। उसको देखते ही उनके नारे और उनके क्रियाकलाप याद आते थे। इस दृश्य से यह कार्य सराहनीय था। केवल एक चीज़ की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। एक कमी रह गई थी जो मूर्ति को देखते ही पता चल जाती थी। वह कमी कौन थी, आगे देखते हैं। नेताजी को आंखों पर चश्मा नहीं था। आपने कहीं भी देखा होगा सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति या फोटो या बुक में, तो वो चश्मा लगाए रहते हैं, और इस मूर्ति में क्या था, चश्मा नहीं लगा था। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे को चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। जब मूर्ति पे चश्मा लगा हुआ नहीं बनाया गया था तो उसको ऊपर से एक चश्मा, काले फ्रेम वाला चौड़ा चश्मा सामान्य वाला जो बिकता है वही पहना दिया गया मूर्ति के आकार का। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके तभी उन्होंने उसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई, अर्थात उत्सुकता वाली मुस्कान फैल गई। कौतूहल हुआ उनके मन में, अरे यह क्या, यह आइडिया भी ठीक है। कौतूहल किस बात का था कि ये अच्छा आइडिया है कि अगर मूर्ति में चश्मा न बन पाए तो ऊपर से चश्मा लगा दो। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। जब उसके बारे में बहुत सोचा उन्होंने हालदार साहब ने, तो उन्हें क्या निर्णय लिया कि कुल मिलाकर नागरिकों का प्रयास बहुत ही अच्छा है। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद काठी का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। इस बात का निर्णय उन्होंने क्यों लिया कि इन्होंने अच्छा काम किया, इस बात पे नहीं कि मूर्ति का रंग रूप अच्छा बना है या कद उनके साइज का है या चश्मा ऐसे रियल का चश्मा लगा है, बल्कि वो देशभक्ति के बारे में सोचते हैं। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में उनके मन में कुछ श्रद्धा है, कुछ भक्ति है, इसलिए उन्होंने यह निर्णय लिया, इसलिए उन्हें यह काम सराहनीय लगा। वरना आजकल के लोग क्या करते हैं, देशभक्ति को भी मजाक बना देते हैं। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब को कौतुक और बढ़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। उन्हें फिर एक बार कौतूहल हुआ, अरे वाह, चश्मा भी बदल गया, दूसरा चश्मा। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। जब तीसरी बार उसी रास्ते से गुजरे तो फिर नया चश्मा था। हालदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से ही पूछ ही लिया, अर्थात उनके मन में जो उत्सुकता थी वह दमन के योग्य नहीं रह गई, वो कुछ ज़्यादा ही उत्कंठित होने लगी। तो उन्होंने जिस पान की दुकान पे पान खाया उससे पूछ ही लिया, क्यों भाई, क्या बात है, तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। उस पान वाले से पूछा जो उस चौराहे पर पान बेचता था कि क्या बात है, तुम्हारे नेताजी का चश्मा हरदम क्यों बदल दिया जाता है। पान वाले को खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। वह काला, मोटा और खुशमिजाज आदमी था। ये पान वाले का वर्णन है, वह कैसा था, उसकी कदकाठी कैसी थी। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी, उसकी मोटी तोंद रही होगी उस दुकानदार पान वाले की, तो वो जब हंसा तो वो थोड़ी सी हिली उसकी तोंद। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्तीसी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है, हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। पान वाले कोई कैप्टन चश्मे वाला था जो चश्मा बेचता रहा होगा या उसके चश्मे का कोई व्यापार रहा होगा, तो उसने पान वाले ने बताया कि वही कैप्टन चश्मे वाला ही ये सब करता है। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है, हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। अब आपको मैटर समझ में आ गया होगा कि कैसे चश्मा चेंज होता था। जब वो
कैप्टन चश्मे वाला के यहाँ कोई ग्राहक आ गया और मांग रहा है कि हमें चौड़े वाला चौकोर चश्मे फ्रेम वाला चश्मा चाहिए, तो अगर नेताजी की मूर्ति पर चौड़े फ्रेम वाला चश्मा लगा है उसको उतार कर दे दिया और जो दूसरा उनके फिट बैठा गोल या जैसे वो उन पे लगा दिया। इसी तरह जो भी चश्मा जिस तरह का मांग होता था, अगर वो मूर्ति पे रहती थी तो वो उतार के दे देता था, मूर्ति पे दूसरा चश्मा लगा देता था अपने पास का कोई भी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।